तो आज फिर पॉलिटिक्स का एक और चैप्टर लेके आया हूँ। इस चैप्टर में खास करके लोकतंत्र कैसी कहते हैं इसकी बात करें। लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर लोकतंत्र शब्द है क्या, डेमोक्रेसी क्या है। और अगर हम गवर्नमेंट को देखें, सरकार को देखें, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट हैं। सरकार में सबसे पहले एक राजतंत्र होता है और मोनार्की कहते हैं उसको इंग्लिश में। राजतंत्र में क्या होता है, राजा का शासन है, वहां राजा शासन करता है, राजा ही सब कुछ होता है, राजा के विरोध में कोई कुछ बोल नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड मोनार्की, राजतंत्र। राजतंत्र के बाद दूसरा जो नंबर आता है वो डिक्टेटरशिप का। और डिक्टेटरशिप क्या होता है, जैसे अभी तो खैर पाकिस्तान में कहने को लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, पड़ोसी है, इसलिए पाकिस्तान का नाम लेना तो जरूरी ही है। लेकिन उससे अच्छा एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हैं किम जोंग उन का, कोरिया। तानाशाह है, किसी की मजाल नहीं है कि उसके विरोध में कोई कुछ बोल ले, और अगर बोल ले तो फिर उसका जो होता है वो तो दुनिया जानती है। वहां पे अपनी मर्जी से, यानी लोगों के कोई अपने अधिकार नहीं होते, राइट जिसको कहते हैं। कर्तव्य हो सकते हैं लेकिन अधिकार नहीं होते। जो डिक्टेटर कहे वही सही, वही मानना भी पड़ेगा। अगर हम देखें तो सद्दाम हुसैन का नाम आपने सुना होगा, डिक्टेटर था। हाँ, ये है कि जितने भी देश हैं जहां जहां डिक्टेटरशिप की बात हुई है, और धीरे धीरे जैसे लोगों में उसके जो अतिक्रमण है, उसके जो शासन करने के तरीके हैं, जब उससे जनता परेशान होती है तब जाके वहां फिर दंगे फसाद करके और उसको हटाने का काम करती है। जैसे सद्दाम हुसैन का एग्जाम्पल दिया मैंने, वो भी एक डिक्टेटर था, हटाया। उसके बाद एक जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट की है, साम्यवादी कहते हैं। और चाइना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अभी हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन कम्युनिस्ट में कहने को कहीं कहीं तो ये भी दिखता है कि लोकतंत्र है। रशिया में भी कम्युनिस्ट ही है, कम्युनिज्म ही है, साम्यवादी सरकार कहते हैं उसको। और लेकिन देखने में दिखाने में लगता है कि हाँ लोकतंत्र के जैसा है, लेकिन है नहीं। अब एक आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है, जहां पे देश के प्रमुख का चुनाव होता है। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस हो जाता है। रिपब्लिक को हम गणराज्य कहते हैं हिंदी में, और डेमोक्रेसी को हम प्रजातंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, तो ये 5 टाइप के शासन के, सरकार चलाने के
अपने-अपने तरीके हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट। अगर शासन की बात देखें, डेमोक्रेसी की बात देखें, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात देखें, तो वहाँ पे 2 तरह की व्यवस्था होती है। एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र तो समझ गए? लोकतंत्र, लोक का मतलब लोग और तंत्र का मतलब शासन। जहाँ पे शासन लोगों के द्वारा किया जाता हो, वो लोकतंत्र है। वहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको बताया डिक्टेटरशिप में, वहाँ पे एक आदमी ही सब कुछ होता है, जो वो कहेगा वही सुनना है। राजा, जो वो कहेगा, जो उसके सिपह सलार कहेंगे वही सुनना होता है। लोकतंत्र को कहते हैं कि लोगों का शासन। अब इस लोकतंत्र में 2 तरह के लोकतंत्र होते हैं। एक प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष है। शासन जो लोकतंत्र का होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। अगर हम डायरेक्ट की बात देखें, तो जहाँ पे लोग मिल करके और एक राजा को या यूँ कहें एक प्रतिनिधि को, एक शासक को चुनते हैं, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ की जनसंख्या कम है, लोग वहाँ कम हैं, तो वही लोग वोटिंग करके और एक शासक को चुन लेते हैं। गाँव में ग्राम पंचायत को आप देखें या जो खाप पंचायत होते हैं, वहाँ देखें, कोई भी ऐसा आ गया, अब कोई केस आ गया पंचायत में कि भई आजकल वैलेंटाइन डे का दिन चल रहा है ना? पश्चिमी सभ्यता से उठा के ले आए हैं। माँ-बाप की सेवा लोग नहीं करते हैं, लेकिन इस दिन को ज़रूर याद रखते हैं। अब कहीं केस आ गया गाँव में कि भई कोई लड़का लेके लड़की को भाग गया, तो अब उसके लिए लोग कोर्ट नहीं जाते हैं गाँव में। वहीं पे जो 10 गणमान्य लोग हैं, बड़े-बुजुर्ग, उनको बुला करके और एक पंचायत बिठा लेते हैं कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अब वो जो 10 लोग हैं, वही उसमें से एक अपना सर्वे सर्वा चुन लेते हैं और वहीं पे सारा फैसला हो जाता है। अब ये कैसा शासन, ये कैसा तंत्र है? ये प्रत्यक्ष तंत्र है, डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट में 2 तरह के होते हैं। इनडायरेक्ट क्या होते हैं? इनडायरेक्ट जैसे मान मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ इंडिया का। अब यहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या है। अब जब यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो सारे देश के लोग मिल कर के और एक प्रधानमंत्री या इस तरह से चुन लें, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ राज्य हैं अलग-अलग बने हुए और उन राज्यों के बेस पे वहाँ से एक जैसे 10 लाख के एक हुजूम में एक प्रतिनिधि को चुन लिया गया। अब वो प्रतिनिधि 10 लाख के बराबर है। चुना हमने 1 एमपी को है, लेकिन वो बराबर है 10 लाख के। और जब वो संसद में जाता है, तो वो एक अकेला चेहरा दिखता है, लेकिन एक्चुअली होता वो 10 लाख है। तो हमने क्या किया, 10 लाख लोग अब संसद में जाएँगे तब तो वहाँ भगदड़ सी मच जाएगी। करोड़ लोग 125 करोड़ जनसंख्या है इंडिया में, तो वो तो संसद में कहीं जगह ही नहीं है, कहाँ रहेंगे भाई? तो उसके लिए प्रतिनिधि भेजा जाता है और तो अप्रत्यक्ष में प्रतिनिधि शासन करता है। अब यहाँ पे अगर हम अध्यक्षात्मक देखें कि शासन इसमें कैसे चलता है, तो 2 तरीके होते हैं। एक औपचारिक होता है और एक वास्तविक होता है। शासन के प्रक्रिया जो हैं, एक औपचारिक होता है और एक वास्तविक होता है। अब ये औपचारिक और वास्तविक क्या है? जैसे इंडिया में देखते हैं, राष्ट्रपति कहलाते हैं कि देश के सबसे पहले फर्स्ट जो सिटीज़न है,
पहला जो नागरिक है वो राष्ट्रपति है। लेकिन कितने अधिकार हैं उनके पास? दुनिया जानती है कि हाँ ठीक है, बाहर से लोग आएँगे उनको रिसीव करने का काम या जो भी एक हमारे घर अपने घर में जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका जो काम होता है वो सारा राष्ट्रपति को दे दिया गया। लेकिन सारी व्यवस्था जो कि राष्ट्रपति डायरेक्ट चुन के भी नहीं आते, उनके चुनने की परंपरा अलग होती है। तो औपचारिक जैसे शादी में फूफा जी आ जाते हैं। अब क्या है, फूफा जी नहीं आएँगे तो गड़बड़ है, उनका तो आना ज़रूरी है। लेकिन काम बेचारे फूफा जी कुछ नहीं करते हैं। फूफा जी आए थे, ये पता होना चाहिए। लेकिन वास्तविक जो होता है, वास्तविक वो होते हैं जो जनता चुन के भेजती है। अब जैसे मैंने इंडिया का एग्जांपल दिया अभी, यहाँ औपचारिक राष्ट्रपति हैं, लेकिन शासन के लिए वास्तविक रूप से प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन जैसे यूएसए में, अमेरिका में देखें, वहाँ पे औपचारिक भी वही हैं, फूफा जी भी वही हैं और मामा जी भी वही हैं, सब वही हैं, राष्ट्रपति जी। औपचारिक भी वही, वास्तविक भी वही, सब फैसले उन्हीं के पास। क्लियर? ये अध्यक्षात्मक और संसदीय परंपरा है। अब इसमें पाकिस्तान का नाम भी लेना ज़रूरी है। फिलहाल अगर वहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, तो इसका मतलब ये कि वहाँ भी औपचारिक रूप से राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो हैं वो संसदीय कार्य या जो वास्तविक कार्य है वो करते हैं। इसी तरह से कई सारे ऐसे देश हैं जो अध्यक्षात्मक प्रणाली में आते हैं और कई सारे संसदीय। क्लियर? अब लोकतंत्र आपने पढ़ा, उसके पीछे उसके पहले सत्ता की साझेदारी भी पढ़ी, उन सब की बात हम लोग करेंगे आगे। लेकिन लोकतंत्र कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। इतनी आसानी से हमें लोकतंत्र के दर्शन हो नहीं गए। इसके पीछे हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हैं और तब जाकर के लोकतंत्र हमने पाया है। अब हम सीधा आपको ले चलेंगे स्क्रीन पे और आज हम लोग चैप्टर को करेंगे। कौन-सा? चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं? लोकतंत्र अगर कहीं है, अब भई हमारे यहाँ तो है ना, तो हमें लोकतंत्र ही सिखाना पड़ेगा लोगों को। जैसे अभी आप देख रहे हैं रसिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। लेकिन रसिया और यूक्रेन में लड़ाई हो क्यों रही है? इसके पीछे पता है आपको? पहले यूक्रेन जो है वो रसिया का ही पार्ट था। सोवियत संघ जब होता था, तो रसिया का ही पार्ट था। लेकिन जब विभाजन हुआ सोवियत संघ का, तो ये यूक्रेन, बेलारूस ये सारे अलग-अलग हो गए। अब यूक्रेन की नज़दीकियाँ जो है वो अमेरिका के साथ होने लगी, नाटो कंट्री के साथ होने लगी। अब वो रसिया देखा कि भई ये तो बेवफ़ाई हो गई। अब बेवफ़ाई का सिला तो बेवफ़ाई में क्या होता है, पता है? बड़ा खतरनाक है। बिहार के लोगों को अगर बेवफ़ाई हो जाए तो वो आईएएस, आईपीएस बन जाते हैं, तो कहते ससुरा हम बन के ही मान लेंगे। और यहाँ के इधर-उधर के लोगों का अगर बेवफ़ाई हो जाए तो वो बेवड़ा हो जाता है ना? और रशिया क्या हो गया वो आप देख ही रहे हैं, साल भर से बेचारा परेशान है। चलते हैं लोकतंत्र के क्या आउटकम्स हैं, क्या उसके परिणाम हैं, अब उसकी ज़रा हम बात करेंगे। तो 2 मिनट वेट कीजिए और पूछते हैं।
लोकतंत्र के परिणाम। आगे हम लोग अब चैप्टर 7 है आपका। सबसे पहले देखते हैं कि लोकतंत्र की आखिर विशेषता क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया लोकतंत्र, डिक्टेटरशिप, मोनार्की सबके बारे में बताया। तो देखिए लोकतंत्र में क्या है, डेमोक्रेसी में क्या है, नागरिकों के बीच समानता का बढ़ावा देता है लोकतंत्र। मैंने अभी कहा ना कि जब राजा का शासन होता है, डिक्टेटरशिप जब होता है, इन सब में राजा जो बोले वही माना जाएगा। वहां कौन गरीब हो रहा है, कौन अमीर हो रहा है, किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, किसके घर में लाइट नहीं है, किसके घर में बिजली नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन आपने देखा जब हमें आजादी मिली तो फिर लोगों ने, यानी हमारे नेताओं ने ये कोशिश की कि जो अंतिम से अंतिम पायदान पे भी लोग हैं उनको सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। तो लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति के पास अपना एक अधिकार होता है, कर्तव्य भी होता है। वो लोग भूल जाते हैं, कर्तव्य कहाँ करते हैं, अधिकार जरूर याद रखते हैं। अगर किसी अधिकार का हनन हो जाए तो माइल आउट के पास पहुंच जाता है। तो लोकतंत्र जो है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है और निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। मतलब क्या, ये अब डिक्टेटरशिप में तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते, निर्णय लेने की तो बात ही दूर है, आप कुछ अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन लोकतंत्र में आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी परेशानी है तो उसे उसके सॉल्यूशन के लिए, जैसे अभी आपने देखा कोरोना काल में मजदूरों की समस्या हो गई। मजदूर जो डेली वेजेस पे काम करते थे वो घर बैठ गए। क्या हुआ, उसमें डिसीजन लिया गया ना गवर्नमेंट से कि भाई सबको खाना दिया जाए, सबको 5-5 हजार रुपए दिए जाए, वो जैसा भी जिसने दिया। तो संघर्ष के हल को निकालने के लिए एक रास्ता देता है। कौन देता है, लोकतंत्र देता है। राजशाही हो या इन सब में कोई मतलब नहीं है। कोई जैसे हो रहा है ठीक है, हम खुश हैं, बस। राजा समझता है कि हम खुश हैं तो जनता खुशी होगी। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की अनुमति भी देता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून, अभी आपने देखा, मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि कृषि कानून गलत था सही था, ये आपका विवेक है और नेताओं का अपना विवेक है। लेकिन कानून तो पास हो गया था, वापिस कानून वापिस लिया गया। दंगे फसाद जो भी हुए लेकिन वापिस लिया गया। तो इसमें गलतियां या कोई अमेंडमेंट करना है वो हम कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता। अब ये विधायिका क्या है सुनिए। लोकतंत्र में 3 चीजें होती हैं, खासकर हमारे संविधान में। एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है, एक न्यायपालिका है। विधायिका कानून बनाती है, संसद, विधानसभा, ये विधायिका के अंदर, जहां पे कि हमारे नेताजी बैठ करके संविधान बना। कार्यपालिका उन संविधान को करने के, जो पुलिस वाले ये सारे होते हैं, तो उसको करने के लिए वो कि भाई काम, जो विधानमंडल में, जो संसद में बना है कानून, वो उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। और न्यायपालिका क्या करती है, वो ये देखता है कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो जो कार्यपालिका यानी पुलिस वगैरह जो प्रशासन है वो उठा करके उसको न्यायालय में ले जाती है कि भाई इसने कानून तोड़ा है। और माय लॉर्ड जो है वो देखते हैं कि हाँ वास्तविक इसने तोड़ा है, किस रूप में तोड़ा है, उसके अनुसार से उसको माफ सजा जो भी करना है वो करते हैं संविधान के अनुसार। जो मूल बिंदु है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। जो चीजें उसमें लिखी हुई हैं उससे परे कोई भी नहीं है। अलग बात है। और आपने पढ़ा है कि संविधान में जैसे कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं। अभी आपने देखा कोरोना काल जब आया था तो पूरे देश में हेल्थ इमरजेंसी लग गया था। इमरजेंसी का हेल्थ इमरजेंसी। अब हेल्थ इमरजेंसी में क्या था कि भाई जो सरकार कह रही है, यहाँ तक कि
संघवाद में आपने पढ़ा होगा, आगे जब मैं पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि केंद्र के जो अंदर आते हैं उनके अपने अपनी सीमाएँ, वो कानून बनाने के अपने सीमा होते हैं। राज्य कानून बनाने के उनके पास अपना अधिकार होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो राज्य और कानून के दोनों के संयुक्त एरिया में आते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी लगता है तो सारे कानून केंद्र के पास आ जाते हैं। यही संघवाद है। यहाँ पे केंद्र जब इमरजेंसी लगी, हेल्थ इमरजेंसी लगी, तो सारा जो राइट्स हैं वो कहाँ आ गया? केंद्र के पास। यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है, प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास आ गया, कि कैबिनेट के पास। तो ये अलग-अलग आगे पढ़ेंगे तो आप। तो इमरजेंसी में ये तो हेल्थ इमरजेंसी की बात की मैंने, लेकिन जब रियल इमरजेंसी लगा, जैसे लगा दिया था इंदिरा गांधी ने, तो क्या होता है वहां पे कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबके पावर जो है वो सीज हो जाते हैं। सबके पास, जैसे कहीं पे का एरिया बन जाता है, कोई ऐसी संभावना है, उस समय इमरजेंसी लगा दी जाती है। अगर कोई चुनाव होना है, इलेक्शन होना है, तो अब नहीं होगा, बाद में होगा, क्योंकि ये इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी में सबके अधिकार खत्म हो जाते हैं। ना तो कोई पत्रकार होता, ना तो कोई आम आदमी के अधिकार होते, यानी कोई अपने अधिकार के लिए नहीं बोल सकता, कोई अब ये सारी चीजें खत्म। इमरजेंसी के क्या आउटकम है उनकी बाद में बात करेंगे कभी। अ, फिलहाल हम लोग अपने चैप्टर पर। तो निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता है। उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, जैसे हमारे इंडिया में ही आप देख लो, बहुसंख्यक क्या है, हिंदू जो है यहाँ बहुसंख्यक, मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक हैं, या ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, बहुत हर एक धर्म के लोग रहते हैं। तो जो बहुसंख्यक हैं, आप पाकिस्तान में देखो वहां क्या है, जो बहुसंख्यक लोग हैं, बहुसंख्यक लोग शासन करते हैं वहां, मुस्लिम का। वहां पे हिंदू को ऐसा नहीं माना जाता। आपने देखा वहां के हालात क्या है, 24% हिंदू से आकर के आज 2% भी नहीं है। अलग अलग आयाम हो सकते हैं, क्यों वो बदल गए, क्यों धर्म परिवर्तन कर लिया, वो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन हो तो नहीं है। अब अगर हम देखें हमारे देश में लोकतंत्र में, जो रियल लोकतंत्र हम पढ़ रहे हैं, वहां पे ऐसी कोई संभावना और वहां पे ऐसी कोई दिक्कत चीजें नहीं आती हैं। वहां पे बहुसंख्यक भी पार्टिसिपेट करते हैं और अल्पसंख्यक भी पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों का काम होता है। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। सत्ता की साझेदारी, कई बार होता है किसी को बहुमत नहीं मिलती, दूसरी पार्टियों से वो साझेदारी कर लेते हैं, मोल तोल कर लेते हैं। और लोकतांत्रिक सरकार, कई बार तो आप देखेंगे कि जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो सरकार बनने में कई दिन और कई महीने लग जाते हैं। क्यों? जब तक वो साझेदारी नहीं होगी। अभी आप देखो ना, नेपाल में 1 महीने या 1 महीने से कम ही चली, सरकार गिर, क्योंकि वहां पे अलग-अलग जो पार्टियां थी वो मिल करके सरकार बनाई थी। अब दूसरे पार्टियों को हो सकता है कुछ नहीं मिला होगा, या कुछ और भाई अंदर खाने। तो देखो, मैंने फर्स्ट क्लास में ही कही थी, राजनीति का मतलब सेवा होता है, लेकिन वो लिखने में सेवा होता है। ये पहले अपनी सेवा करते हैं, तब बाकी की बात होती है। अब लोकतंत्र में एक पारदर्शिता भी है। एक नागरिक जो यह जानना चाहता है कि क्या सही प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्णय लिया गया था, पता लग सकता है। याद है ना? राइट है ये।
ये राइट है, आप माँग सकते हैं किसी भी चीज़ के प्रोसेस के बारे में कि इतना टाइम क्यों लग गया, या इतना आप ये माँग सकते हैं कि प्रधानमंत्री खाना खाता है तो कितना पैसा उसमें खर्च होता है। कुछ भी माँग सकते हैं आप, लोकतंत्र में ये आपके पास अधिकार है, तो इसे पारदर्शिता कहते हैं। जवाबदेही है, आप देखते हैं अगर कुछ भी हो जाए ऐसा, कहीं अगर अभी गुजरात में मोरबी की घटना हो गई, या आप देख लो, ये तो ख़ैर आजकल लोकतंत्र का एक आम चलन हो गया है। कहीं अगर एक शीशा भी टूट गया तो प्रधानमंत्री मोदी जवाब दो। नीचे के स्तर पे किसी से नहीं पूछता, वो सीधा प्रधानमंत्री से ही पूछता है। तो जवाबदेह सरकार होती है, अपने नागरिकों के लिए वो जवाबदेह है। वैध सरकार है। देखते आपने देखा आपको ये डिक्टेटरशिप में कई बार अभी जनरल मुशर्रफ 2-4 दिन पहले उनका अंत हुआ है। वो जनरल सेना के जनरल थे। सरकार उनको अच्छी नहीं लगी पाकिस्तान की, हटा दिया, बोला चल भई अब मैं राष्ट्रपति, मैं डिक्टेटर। तो वो अवैध सरकार कहलाती है। वैध सरकार कौन-सी होती है? जो जिसको सरकार ने बनाया है, वो जब वैध है तो कानून कार्रवाई करने के लिए वो एलिजिबल है। लोकतंत्र लोकतांत्रिक सरकार एक जवाबदेह सरकार है, और नागरिकों को निर्णय, निर्माण प्रक्रिया की जाँच करने के अधिकार, अभी बताया मैंने उनको अ, राइट मिला हुआ है कि आप कुछ भी माँग सकते हैं कि हाँ, किस प्रोसेस में कैसे काम किया गया, क्यों लेट हुआ, सारी चीज़ें माँग सकते हैं आप, हर चीज़। तो लोकतंत्र एक ज़िम्मेदार सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार में ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम आर्थिक समृद्धि और विकास की बात करें, तो देखो मैंने आपको बताया ना कि और भी जो शासन हैं, लोकतांत्रिक और भी शासन जितने हैं, लोकतांत्रिक के सिवा, वहाँ पे किसका क्या ग्रोथ हो रहा है, कौन गरीब, कौन अमीर, कौन मरा, कौन जिया, इससे कोई लेना-देना नहीं है। वो अपने और अपने जो चाटुकारों की फौज होती है, उनसे मतलब रखते हैं। लेकिन लोकतंत्र में क्या आपने सुना है कभी कि भई जो विपक्ष के लोग हैं, जिन्होंने सत्ता पक्ष को वोट नहीं दिया है, उसको कोई देश से निकाल दिया? सबको रहने का अधिकार है, जीते कोई भी, लेकिन अधिकार सबका वही रहता है। तो 1950 से 2000 तक के 50 वर्षों के आंकड़ों का अगर आप अध्ययन करें तो देखेंगे कि तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई। अब ये देखिए एक कंट्राडिक्शन आ गया। क्यों बेहतर हुई? वो इसलिए बेहतर हुई कि लोकतंत्र में, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कृषि कानून का, कि भई एक रूप से वो ठीक था। अब ये ठीक गलत आप देखें, मुझे जैसा लगता है। लेकिन उसको जबरदस्ती आंदोलन करके खत्म कर दिया गया। आधार आप देखें, आधार, आधार कार्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लोग खड़े हो गए, भई आधार कार्ड नंबर हम नहीं देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैध है। लेकिन आप देख रहे हैं, पहले क्या होता था? जितनी योजनाएँ होती हैं, पेंशन योजना थी, मनरेगा थी, वृद्धा पेंशन वगैरह मिलते था ना। अब उसमें ऐसे-ऐसे लोग को भी वृद्धा पेंशन मिल रहा है, जो बेचारे कब के चले गए। कब के चले गए, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, क्योंकि उनका कोई डेटा नहीं था। अब सबको जब आधार से जोड़ दिया, तो पता है भई आधार में सारी इन्फॉर्मेशन है, फ़ोन नंबर से लेकर के आपका बायोमेट्रिक रिस्पॉन्स तक है। जैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वो जो फालतू के पैसे जाते थे गवर्नमेंट के, रुक गए। तो अब उसके लिए लोग चले गए। यानी लोकतंत्र में क्या होता है ना, खींचा-कसी, पैर खींचना, टाँग खींचना, वो सबसे ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, जो अच्छे फैसले भी होते हैं, वो सरकार कभी-कभी नहीं ले पाती। लेकिन तानाशाही में जो तानाशाह कह दिया वही होगा। ज़्यादा करोगे किम जोंग उन की तरह बंद कमरे में वो कुत्ता झबड़ा बुलडॉग वाला रखता है। जो ज़्यादा इधर-उधर किया उसको उसी में फेंक देता है, और 1 आध 2 नहीं रखता, 100 की संख्या में।
पता भी नहीं चलता उसका कान कौन खाया और नाक कौन खाया। तो लोकतांत्रिक देश हैं, कई लोकतांत्रिक देश हैं जो दुनिया की आर्थिक शक्तियों में गिने जाते हैं। अभी आप देख ही रहे हैं, भारत जो है वो अभी बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था माना जा रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि सरकार का प्रारूप किसी देश की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाला अकेला कारक नहीं है, बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग, आर्थिक प्राथमिकताएं। जनसंख्या जब ज्यादा होंगी तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो लेबर है, जो मैन पावर है, वो आसानी से मिल जाते हैं। तो जो दूसरे देश के लोग जहाँ पे मैन पावर नहीं है वो आकर के आपके यहाँ फैक्ट्रियां लगाते हैं, आपको रोजगार भी मिलता है और ज्यादा से ज्यादा विकास भी होता है। वैश्विक स्थिति, अभी आपने देखा, अभी रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है ना। बहुत सारे देशों पे, जैसे रसिया पे लगाया तो रशिया के जो मित्र हैं उसके ऊपर भी अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया। इंडिया पे लगाया है क्या? ना। जबकि इंडिया अभी रसिया से ऑयल ले रहा है, लेकिन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ की जड़ें, यहाँ की लोकतंत्र मजबूत हो चुकी। इसलिए हमें आर्थिक समृद्धि के साथ अन्य सकारात्मक पहलुओं को भी देखना पड़ता है, तब हम कहते हैं कि हाँ लोकतंत्र अच्छा है, या जो पहले का राजतंत्र और ये वो अभी भी कहीं कहीं है, वो अच्छा है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। देखो, इस बात पे बहस हो सकती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पहले बैलेट पेपर पे होता था। दादा, जो गुंडे दादा होते थे, वो आते थे बैलेट पेपर, बैलेट पेपर लेके ही गायब हो जाया करते थे। और उस कंडीशन में लोकतंत्र की कितनी रक्षा होगी, ये आप सोच सकते हैं। लोकतंत्र की रक्षा बैलेट पेपर ही लेके भाग गए, कैसे हो? लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन ये था, जब हम लोग धीरे धीरे लोग आ रहे थे, कई सारी कमियां थी, डाउट हुई, अभी भी कमियां बहुत सारी हैं। आपको राजनीतिक दल में आपको बताया मैंने, होंगी। लोकतंत्र में नीति तथा निर्णयों पर खुली बहस होती है। ये सारी बातें हम आपसे की। अब हम बात करते हैं कि तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतंत्र सरकार की कमियां क्या है। भाई, अगर किसी में अच्छाई है तो बुराई भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है। तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र में निर्णय लेने में देर लगता है। अभी हमने बात करी ना आपसे कि भाई बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि लोकतंत्र में समय ले लगता है। तानाशाह में जो एक बार बोल दिया उसने वो बोल दिया। तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार में ज्यादा खर्चे होते हैं, क्योंकि यहाँ एक निश्चित समय के बाद चुनाव होना है। वहां तो कोई चुनाव ही नहीं है, जब होगा तख्ता पलट तो देखेंगे। तानाशाही में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में एक भ्रष्टाचार करके दिखाए ना, विपक्ष खड़ा हो जाएगा। लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, और तानाशाही में तो चुनाव होता ही नहीं है, तो पैसा कहाँ पानी की तरह जाएगा। आर्थिक असमानता पूरी दुनिया में बढ़ रही है, और आर्थिक असमानता का मतलब, जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है। किसी के पास बहुत पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीब है। जब देश आजाद हुआ उस समय से बातें चल रही हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, आज तक गरीबी हटी ही नहीं। गरीबी और गरीबों और अमीरों की आय में एक बहुत बड़ी खाई है। तो लोकतंत्र असमानता और गरीबी को कम करने में सक्षम कैसे है?
तो भई हमने कहा ना कि यहाँ क्या होता है, मतदान देने का अधिकार होता है। अगर हमें लगा कि हमारा प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको अगली बार वोट नहीं देंगे। आइडिया का वो एडवर्टाइज़मेंट आइडिया कंपनी का, नेताजी सब रिकॉर्ड है, क्योंकि अब तो मोबाइल का ज़माना है, अब तो सब कुछ सामने होता है। नेताजी कहाँ झूठ बोलेंगे। यह प्रत्येक नागरिक को समान मतदान का अधिकार देता है और समूह सक्रियता के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है, ताकि गरीब लोगों की आवाज उठाई जाए। एनजीओ, सोसाइटी बहुत सारी बनाई जाती हैं जो आवाज उठाती हैं उनकी। या समाज के किसी भी वर्ग की आवश्यकता के आधार पर आर्थिक लाभ, जैसे अभी देखते हैं रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है, तो वो किस लिए, कि जो समाज के तबके में जो सबसे नीचे लोग हैं उनको किसी तरह से उठाया जाए, सबको एक जैसा बराबर किया जाए। राजनीतिक समानता लोकतंत्र में जाति के आधार पे, पंथ के आधार पे, धर्म के आधार पे, इन सब में समानता होती है। सबके लिए कानून होता है। देखते हैं आप, एससी एसटी कानून, माइनॉरिटी कानून, बहुत सारे कानून होते हैं कि कोई आपस में झगड़ा विवाद ना हो। और वही अधिकार सबको मतदान के लिए, चुनाव लड़ने के लिए दिया जाता है। कई सीटें जो है देखते हैं महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, एससी एसटी के लिए आरक्षित होता है। तो सबको समान अधिकार दिया जाता है। देखो वो एक अलग बात है। गाँव की कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमारे गाँव में जो मुखिया का जो चुनाव होता है, तो उसमें पहले तो जनरल सीट थी, यानी कि जो जनरल कास्ट के लोग होते हैं उनके लिए सीट थी। फिर नेताजी ने कहा संविधान में ऐसा आ गया, अभी ये कानून हुआ कि ये जो सीट है वो अब एससी एसटी की कैटेगरी में आएगा। अब जनरल खड़े नहीं हो सकते वहाँ मुखिया के लिए। ऐसा क्या था? मुखिया जी ने क्या किया, जो पहले मुखिया थे जनरल कास्ट से, उन्होंने क्या किया, जो उनके यहाँ गाय-भैंस खाना-वाना खिलाता था उसको, वो एससी एसटी था, एससी था। उसको बुलाया, बोला भई जो है अब तुमको हम मुखिया में खड़ा कर रहे हैं। मुखिया में खड़ा हो गया, जीत भी गया, क्योंकि जीता तो ओरिजिनल जो मालिक था उसका वो जीता, जीत गया। अब बेचारे लोग, मुखिया जी जो है वो इसी को मालिक को ही कहते थे, लेकिन कभी साइन करना होता था तो बेचारा उस चरवाहा जाकर के साइन कर दो। ऐसी चीजें पहले होती थी। अब तो खैर मैंने कहा बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, क्योंकि अब सब कुछ इंटरनेट पे, मोबाइल पे सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होता है। तो सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य बनाने का काम लोकतंत्र ही करता है। विविधता वही है जो अलग धर्म के लोग, अलग भाषा के लोग रहते हैं, उन सब में सामंजस्य बिठाना कि सब एक जैसे मिलके रहें। नागरिकों की गरिमा है, उनको आज़ादी है लोकतंत्र में। भारत में कई सामाजिक वर्ग हैं, जिन्होंने वर्षों तक उत्पीड़न झेला है, यानी कि उनको दुःख दर्द हुआ है। लेकिन जब लोकतंत्र में आए, तो सबको, अभी मैंने कहा, आरक्षण दे करके, उनको बढ़ावा दे करके, उनको बढ़ाने का काम किया जाता है। महिलाओं की समानता आप देख रहे हैं, कितना महिलाओं को समान किया गया है। अब उनको सेना में भी जगह दी गई है, उनके लिए अलग से। अभी तो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भी अपना जो है वो महिला है, ट्राइबल है, आदिवासी हैं। उसके बाद जो वित्त मंत्री हैं या बहुत सारे ऐसी जो पोस्ट हैं, वहाँ पे क्या है, महिलाएं हैं। सेना में जाने का अधिकार है, पायलट बन रही हैं। तो महिलाओं को समानता। अब वैसे आप देखते हैं कई सारे ऐसे कंट्री, नाम सुनते होंगे आप, कि वहाँ पे महिलाओं को, अभी देखो तालिबान नहीं तो कंट्री तो क्या ही कहें। तो कई सारे ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं पे इतनी पाबंदियां होती हैं, वो जॉब नहीं कर सकते, वो पढ़ नहीं सकते कॉलेज में जाके, बहुत सारी पाबंदियां होती हैं, है ना। तो ये बातें। अब जातिगत जो असमानता है, वो भी मिटाने का काम कौन करता है? लोकतंत्र में ही होता है। जातिगत जो असमानता है, अलग अलग जो लोग हैं, उनको एक जैसा करना। पिछड़ी जाती है, नेता का तो काम है भाई। नेताजी क्या करते हैं, नेताजी करेंगे वो काम अपना, कि वो लड़वाएंगे तब तो लोकतंत्र और उनकी चुनाव होगी। कोई किसी जाति का है, बोला हम तो जी फलाने जाति के नेता हैं। अरे भाई, जाति के नेता, तुम तो इतना करोड़पति हो गए, तुम्हारी जाति के लोग वैसे ही अभी तक, क्यों भाई, जाति का के नेता हो तो उसको उठाते ना आप।
है ना? तो पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोग भी अब हर पेशे में शामिल होने लगे हैं क्योंकि उनको एक अधिकार सा मिलने लगा है। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बनाए रखता है, उनको स्वतंत्रता की भावना देता है, सभी नागरिक को एक समान देता है, महिला हो, पुरुष हो, सबको एक जैसा जाति धर्म के आधार पे कोई क्रूरता नहीं कर सकता और शिकायतें मैंने कहा आपको कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, जहाँ पे कि शिकायत दर्ज किए जाते हैं और मतभेदों को दूर करने का वहाँ पे काम किया जाता है। तो लोकतंत्र से क्या अपेक्षित परिणाम है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव समय-समय पे होने चाहिए, तभी ना हम लोकतंत्र कहेंगे उसको। चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होने चाहिए। प्रेस स्वतंत्र होना चाहिए। प्रेस, मीडिया स्वतंत्र हो ताकि वो अच्छाई भी बता सके। बुरा मीडिया का मतलब लोगों ने समझ लिया है कि वो सरकार की बुराई करे ना तभी वो बड़ा अच्छा मीडिया है। अरे भाई सरकार ने कोई अच्छा काम किया है वो कौन दिखाएगा? वो भी तो मीडिया ही दिखानी है ना। जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हो, देश की एकता, अखंडता और संघवाद मजबूत हो, यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र लोगों के द्वारा शासन और लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम क्या हैं? अभी मैंने कई बार बताया आपको कि सद्भावना बना के रखना, सामाजिक टकरावों की संभावना कम रहती है, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। लोकतंत्र में समाज के कमजोर वर्गों को समानता का दर्जा देने का बल दिया जाता है। मतलब कि जो कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए कानून बनाए गए, उनको रिजर्वेशन दिया गया, उनको तरह-तरह के बल दिए जाते हैं कि भई आप भी जो है वो समाज में एक हिस्सा हो। तो ये लोकतंत्र के आउटकम्स हैं, लोकतंत्र के परिणाम हैं और आशा करते हैं कि आप और भी इसके बारे में डिटेल जो क्वेश्चन आंसर हैं पढ़ेंगे और अच्छी तरह से आगे की इतना ही अभी के लिए। बाय फॉर नाउ।